आपकी कहानियों में बार बार दो तीन चीजें जरूर आती हैं, जैसे भूख और बेरोजगारी, परेशानियां, उदासी, शिकस्त, रेख, ये सब चीजें भी चलती रहती हैं। तो ऐसा लगता है कि आपकी कहानियों में दो धाराएं चल रही हैं, एक फन के ऊपर जदीदियत की धारा और फिक्र के ऊपर तरक्की पसंदी की धारा। ऐसा मुझे लगता है जब मैं आपकी कहानियां पढ़ता हूँ। तो ये दोनों का जो इम्तिजाज है आपके यहाँ वो पाई जाती है, ऐसा मेरी राय है। लेकिन मेरा एक सवाल है फिक्र के ताल्लुक से, आपके अफसानों की फिक्र के ताल्लुक से, कि जो आपने कहानी लिखी नजात चाहने वाले, आप कारीन को, नाजरीन को बता दें कि बाबरी मस्जिद के इन्हिदाम पर के मौजू पर बाद में लिखी गई ये कहानी है। शौकत हयात हो या न्यू की ईंट लिखने वाले हुसैन अल हक हो या एहसान कासमी, यहाँ उन्होंने भी बाबरी मस्जिद पे कहानियां लिखी हैं इन्हिदाम को लेकर के, और उससे पैदा शुदा दूसरे ख्यालात और मौजुआत पे। तो नजात चाहने वाली कहानी जो है आपकी, उसमें आप ये कहते हैं कि दोनों ने अपना ईंट जो है वो दे दिया किसी दूसरे कॉज के लिए। तो आपको ये नहीं लगता कि एक कम्युनिटी का नुकसान हो? देखिए, कहानी में जैसे आपने शुरू में बात की कि भूख है, अफलास है, बेरोजगारी है, तो ये तो आफाकी मसाइल है जो हर दौर में होता चला है। तरक्की पसंदी के जो मौजूदात थे, मौजूदात तो वो आज भी वही है, वही मौजूदात जदीदियत में भी थे, लेकिन उनको कहने का तरीका अलग था। नजात चाहने वाले जो कहानी है, उसमें जो दो किरदार है वो दोनों ही न्यूट्रल किरदार है, गैर वाबस्ता किरदार जिसको कहते हैं वो है। और जो बाबरी मस्जिद का सानहा था, उसमें आम इंसानों की भागीदारी या शमूलियत वैसी नहीं थी जैसे कि मजमा में दिखाया जाता है। उसको तोड़ते वक्त जो लोग वहां थे वैसा दिखाया जाता है। आमतौर से जो एक रवादारी और एक गंगा जमनी तहजीब जिसको कहा जाता है, उसका चलन जो हिंदुस्तान में है वो आज भी है कायम। और मौजूदा सियासी तनाजुर में अगर हम बात करें तो जो बरसरे इक़्तिदार पार्टी है, अगर डाटा से आप उसकी जीत को निकालिए तो वो जीत 40% का है। 40% वोट से आज का बरसरे इक़्तिदार पार्टी हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहा है। लेकिन 60% जो है, जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, लोअर कास्ट भी है, हर दलित भी है, सब कोई है, वो उससे मुत्तफिक नहीं है। मेरी कहानी का ये दो किरदार जो है वो 60% को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो इस नतीजे पर पहुंचता है कि ईंट जो है वो जो माजी का ईंट है, जिसमें कुछ बादशाही निजाम का भी हाथ होगा, उसकी सोच का भी अक्स होगा उसमें, जिसको के दूसरी कौम का फर्द है, वो कहता है कि वो हमारी निशानी है ना, हम भी उससे नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो मस्जिद नहीं मंदिर था। हाँ, वो ईंट मंदिर की है, और वो कहता है कि नहीं, वो ईंट जो है मस्जिद की है। तो आज के तनाजुर में अगर वो 60% लोग जो न्यूट्रल हैं, जो गैर जानिबदार हैं, उनसे पूछिए तो उन्हें लगेगा कि दोनों ही फिजूल है। ये ईंट जो है ना, तो किसी काम का आज नहीं है, समझे ना। अगर उसको दे भी दिया जाए, वो हासिल भी कर ले, तो बाद में उसको लगता है, जब खुद का तज्जिया करता है वो, बहैसियत इंसान, बहैसियत मजहबी फर्क, मतलब आदमी नहीं, बहैसियत मजहब के नहीं, बहैसियत इंसान के, उसको लगता है कि ये बिल्कुल बेकार सी चीज है जिसके लिए इतनी लोग जंगे कर रहे हैं। आखिरकार को ये एक क्या कहते हैं कि एक नारा है, एक हुकूमत बनाने का नारा है। हाँ, और कुछ नहीं है, इसको जो है फेंक देना चाहिए। और दोनों किरदार वही करता है।
दोनों के का जो जहनी एनालिसिस है, जो नफ्सियाती जो है उसका तहलील नफ्सी के से जब कारी लिखने वाला गुजरता है, राइटर जब उन दोनों किरदारों का तहलील नफ्सी करता है तो इस नतीजे पर पहुंचता है कि दोनों को अपनी ईंटें फेंक देनी चाहिए, और वही करता है। बहुत शुक्रिया। तो ये आपके तख्लीकी कायनात के ताल्लुक से कुछ सवालात थे, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपके जो हम असर थे, चाहे वो शमूइल अहमद हो, चाहे मुशर्रफ आलम ज़ौकी हो, या शौकत हयात हो, या शाहिद जमील साहब हैं, या कुछ लोग और भी हैं जो उस वक्त ऐसे कहानियां लिख रहे थे और कुछ उनमें से चले गए हैं, या एहसान कासमी हो, मुश्ताक अहमद नूरी हो, तो ये सब लोग जो मैंने देखा कि आप भी उन्हीं के बीच में हैं, तो आप अपने आप को कहाँ पर पाते हैं? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है मेरा ख्याल है। तो देखिए, ऐसा है कि शमूइल अहमद और ये शौकत हयात और हुसैनुल हक, अब्दुल समद, ये जो हैं, कलाम हैदरी, ये सारे लोग जो हैं, मुश्ताक अहमद नूरी भी हमसे सीनियर है। हम मुश्ताक नूरी और शौकत हयात के बाद की नस्ल में आते हैं। अच्छा। जिसमें मुशर्रफ आलम ज़ौकी है, जिसमें खुर्शीद हयात है, जिसमें अहमद सबीर है, और जिसमें कासिम खुर्शीद है, फखरुद्दीन आफी है। ये बिहार के ताल्लुक से बता रहा हूँ। जी जी। ये अख्तर वासिफ है, ये असलम आजाद है। ये सारे लोग जो हैं, बशमूल मेरे ने लिखना शुरू किया 80 की दहाई से, और हमारे लिखने से कबल शौकत हयात मशहूर हो चुके थे। अब्दुल समद साहब ने काफी शोहरत हासिल कर ली थी, साहित्य अकादमी इनाम भी उनको उनके नावल पर मिल गया था। तो हमने इन लोगों का असर तो लिया है, लेकिन पूरे तौर पर नहीं लिया है, क्योंकि हम इन लोगों के अलावा भी कुछ ऐसे लोगों को पढ़ रहे थे जो ज्यादा शोहरत याफ्ता अफसाना निगार या नावल या फिक्शन निगार थे, जैसे कुरतुल हैदर, जोगिंदर पाल हुए, सलाम बिन रज़ाक हुए। तो ये सब लोग थे, उन लोगों को पढ़ते थे। तो हमने जब लिखना शुरू किया तो शुरू में तो जदीदियत का असर रहा, उसके बाद धीरे धीरे वो जाहिर होता चला गया। और सीमांचल में एक तो मुश्ताक अहमद नूरी है, और दूसरे एहसान कासमी है। यही अफसानों के ताल्लुक से वो एहसान से होती रही, एहसान कासमी से। और हम दोनों कभी कभी जो एहसान के साहब के उस्ताद गिरामी रहे हैं, तारिक जमीली साहब जी, वहां पहुंच जाते थे, वहां कुछ बातचीत होती थी। हाँ, इस दरमियान अली इमाम साहब से भी बात रस्म रहा हुआ, किशनगंज में थे इंसान कॉलेज में जी। कभी वहां चले जाते थे, कभी उनको यहाँ बुला लेते थे। तो मिलने जुलने से, बातचीत से, फिक्शन पर बात होते होते एक कॉन्सेप्ट बना के कैसे लिखना है, और लिखने लगे हम लोग। तो खुदा का करम है कि मुझ पर मैंने जो कुछ लिखा उसकी पजीराई होती रही। बिहार की सतह पर लोगों ने रिकॉग्नाइज किया। खुर्शीद हयात, कासिम खुर्शीद और ये मुशर्रफ आलम ज़ौकी और अहमद सबीर, इन लोगों ने मिलके एक रिसाला गया से निकाला हाल ही, जिसमें हम 5 अफसरा निगारों के अफसाने शामिल किए। अच्छा। ये शायद 1986 वगैरह की बात है। और मुझे उन लोगों ने कहा कि आप भी इसमें शामिल हुई, और एक किताब उन्होंने रिसाला उन्होंने हाल ही के नाम से जारी किया, जिसमें 5 अफसाने निगारों पर फोकस था। पांचों के एक एक अफसाने थे, उस पर तज्जिये थे। तो वो किताब निकली, उसका इजरा उसने कराया वहाँ गया में, जिसमें
कलाम हैदरी साहब आए थे, मैं भी गया था इनसे। तो लगा कि नहीं रिकॉग्निशन मिल रही है। फिर जब हम मिले शौकत हयात से तो उन्होंने तारीफ की मेरी। मैंने उनके कुछ अफसानों पर कुछ हल्का फुल्का तज्जिया कर दिया, उनको बहुत पसंद आया। और उस जमाने में जो रेडियो से उर्दू प्रोग्राम नशर होता था, उसमें हर इतवार को एक प्रोग्राम होता था आपके खुतूत। तो उसमें उस जमाने में इन तमाम लोगों की कहानियां नशर हुआ करती थी, जिसमें ये थे अब्दुल समद थे, हुसैनुल हक थे, और आपको शौकत हयात थे, कभी कभी मेरी भी। तो ये कहानियां वहाँ नशर होती थी। तो उन नशर शुदा कहानियों को एक बार सुनकर एक पोस्ट कार्ड के साइज का मैटर तर्जियाती लिख करके हम डाल देते थे। अच्छा। हाँ। तो वो बाद में ऐसा हुआ कि लगभग साल भर या उससे ज्यादा जो है, जब भी वो आपके खुतूत प्रोग्राम शुरू होता था तो पहला खत मेरा होता था। अच्छा। हाँ। उसके बाद अहमद हुसैन कादरी, कादरी जो है वहाँ के, सैयद अहमद कादरी गया के जी, वो निकालते थे। कोई बहुत धरती करके कोई हफ्तावार कुछ उनका निकलता था, रिसाला तो नहीं, अखबार कहेंगे, बहुत धरती के नाम से। तो उन्होंने एक शौकत हयात नंबर निकाला उसका, बहुत धरती का। तो शौकत हयात ने मेरा वो खत वहां से जाकर के, रेडियो से जाके लिया वहां से, और उसको उसमें शामिल कराया। अच्छा। कि ये तर्जिया इसमें आना चाहिए। तो ये इसलिए हम बता रहे हैं कि इससे एक हौसला अफजाई लगा कि हम जो लिख रहे हैं उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो जब पजीराई होती है, हौसला अफजाई होती है, तो लिखने का ज्यादा मतलब होता है कि नई नई बातें सामने आती हैं, खुल के आदमी लिखता है। तो अल्लाह का करम है कि मैंने एक जमाने में लगातार लिखा, और मैं समझता हूँ कि तकरीबन हर अच्छा रिसाला जो हिंदुस्तान से निकलता है, अब तो बहुत सारे बंद भी हो गए, उनमें मेरी कहानियां शाया होती रही। और उसी जमाने में एक बाज़गश्त निकलता था रिसाला आपको नॉर्वे से। अच्छा। वहां एक कहानी शाया हुई। वाह। तो इस तरह से लिखने पढ़ने का हौसला हुआ। घर से हम हाशियाई जगह पर रह रहे हैं जी। घर से हम अररिया है, सीमांचल को लिखने वाले लोगों को हाशियाई कहा जाता है। हाशियाई जो फनकार होते हैं, जो कलमकार होते हैं, उसको उनको कुछ तो झेलना पड़ता है, कुछ मतलब ये कि कुछ इग्नोरेंस तो उनको है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल जो है मंजर आम पर एक बैग आ जाएंगे, लेकिन जो मुसलसल लिखता रहेगा, छपता रहेगा, तो उसको लोग इनकार नहीं कर सकते उसकी सलाहियत से। मेरा ये कहना है। हाँ। बहुत सारे लिखने वाले आज भी हैं, यहाँ लिखते हैं, लेकिन उस तरह से खुद को मतलब ये नहीं करते हैं, प्रोड्यूस नहीं करते हैं, खुद इश्तिहारियत जिसको कहते हैं। हाँ। उससे गुरेज करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। आप लिखिए, और आपके मानने वाले चाहने वाले हैं, आप अगर अच्छा लिख रहे हैं तो आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, बशर्ते कि आप मतवातिर वो काम कीजिए। हाँ। तो मैंने किया ये काम, और उसका सिला मिला मुझे। तो आपकी कहानी में अब जैसे मान लीजिए हाशिया में कोई आज का यहाँ अफसरा निगार है, जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली में नहीं हूँ, लेकिन उर्दू एकेडमी जो नए पुराने चिराग करके एक प्रोग्राम करता है जिसमें अफसरा निगारों को बुलाता है, वो हमको नहीं बुलाएगा। लेकिन दिल्ली में आज कोई 2 साल से लिखना शुरू किया, उसको बुला लेंगे। तो ये होता है, ये नुकसान है हाशिया में रहने वाले। जी। ये हाँ। अगर आप दिल्ली में होते तो आपको वहाँ पे ज्यादा लोग भी कहते हैं, और लोग भी कहते हैं, आप ये महसूस करते हैं। एक बार गजरफर ने कहा कि भाई आपको वहां होना चाहिए। हमने कहा हर आदमी दिल्ली नहीं चला जाएगा आपका बोरिया बिस्तर समेट के। हाँ। उसके अपने कुछ तकाजे होते हैं जी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इलाके की वजह से किसी फनकार को नुकसान भी उठाना पड़ता है? हाँ, नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसका कोई तदारुक है या? आप मुश्ताक अहमद नूरी को ले लीजिए, अगर वो अररिया में बैठे रह जाते, खुशकिस्मती से उनको एक ऐसा जॉब भी मिल गया जिसमें कि वो बराह रास्त अवाम से राब्ता उनका हो गया सरकारी सतह पर, उन्होंने उसका फायदा उठाया, खुलेआम कहते हैं, फायदा उठाया उन्होंने, तो उनको उसका फायदा मिला। हाँ,
रफी हैदर अंजुम को उतना नहीं जानता है लोग, जितना मुश्ताक नूरी को जानते हैं। तो ये तो होता है, ये होता है। हाँ। इसका कोई तदारुक है? तदारुक देखिए, तदारुक के सिलसिले में अब ये है कि कोई शौक से अपने हाशिए पर बैठा नहीं रहता, उसकी कुछ मजबूरियां होती। अब मान लीजिए वो नौकरी पेशा नहीं है, उसको यहीं रह के सब कुछ करना है, लेकिन वो बासलाहियत आदमी है, एक अच्छा शायर है, एक अच्छा अफसानानिगार है, लेकिन वो अपना घर छोड़ के बाहर नहीं जा सकता है, उसको रहना यही है करना। देखिए आप एक नुकसान और भी है कि आपको चीजें नहीं मिलेंगी पढ़ने को यहाँ। हाँ। आप जो यहाँ दुकान में खोजिएगा कि रिसाला मिल जाए कोई अच्छा, तलाश कीजिएगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन जो दिल्ली बॉम्बे वगैरह में बैठा हुआ है, वहाँ लाइब्रेरियां हैं, वहाँ जा सकता है, वहाँ से इस्तेफादा हासिल कर सकता है। तो ये सब चीजें यहाँ नहीं हो सकती। तो ऐसा क्यों ना, पर्सनल एफर्ट करना पड़ेगा, पर्सनल जाति जो है उसका जो ये होता है वो करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा, उससे वो कुछ कर सकता है। तो अगर ऐसा हो, मुमकिन हो कि जो मरकजी इदारे हैं या जो सूबाई सतह के इदारे हैं, उर्दू के ही खास तौर से, या तबाती इदारे हैं, इशाती इदारे हैं, या जो फरोग के लिए कायम की गए इदारे, वो भी अगर सर्च करे, ढूंढे, वो भी अपनी जिम्मेदारी अदा करें, तो इसका तदारुक मुमकिन है? नहीं कर रहे हैं ना। हाँ, नहीं कर रहे। NCPOL जो है, जिसने अभी पटना में इतना प्रोग्राम कराया, सैरोजा साहब 3 दिन का था जी। तो NCPOL की नजर में क्या ये सीमांचल का इलाका नहीं है, यहाँ के लिखने वाले लोग नहीं हैं, उनको बुलाया जा सकता था, एक नुमाइंदगी तो होनी चाहिए थी ना। तो ये शिकायत तो बचा है। आप ठीक है, आप करा रहे हैं, अच्छी बात है, पटना भी एक बिहार का मरकज है, वहां आप करा रहे हैं, तो आप बिहार की पूरी नुमाइंदगी तो नहीं हो सकती ना। तो ये तासुब तो है, यहाँ इदारे भी मुतासिब है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ठीक है। और मुतासिब इसलिए भी है कि कुछ खास लोगों के हाथों बंधे हुए हैं, कुछ लोगों का इजारादारी है, कुछ पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें वो भी फंस के रह जाते हैं। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया रफी हैदर साहब। मैं समझता हूँ कि हमारी गुफ्तगू बहुत तवील होती जा रही है, तो क़ारीन को मैं बताऊं कि बहुत देर से आप हमारी बात सुन रहे हैं। ये अगर आपको नजर आ रहा, ये एक किताब है बेइरादा, जो रफी हैदर अंजुम साहब की पहली किताब है, अफसानवी मजमुआ। आपने अफसानों के अलावा और कुछ नहीं लिखा, शायरी थोड़ी बहुत की है शायद? शायरी बस ऐसे ही शौकिया कर लेते हैं। शौकिया? हालांकि मेरी नज़्मों का इंतखाब जो है शायर ने शायर किया था। अच्छा। नसरी नज़्म आजाद गज़ल नंबर में एक दकीम सुबह आया है। अच्छा। उसमें उन्होंने मेरी 3-4 नज़्में शायर की थी, कई साल पहले की बात है, समझा ना। लेकिन हम मतलब कभी कभी लिख लेते हैं, कभी कभी ऐसे ही। तो ये एक अफसानवी मजमुआ है जो 1998 में आया था। 1998 में आया था, और ये आप देख रहे हैं कि ये रफी हैदर अंजुम साहब तब ये ऐसे थे, ऐसे ही खूबसूरत हीरो टाइप के लगते थे देखने में, बाल बड़े बड़े, और ये तख्लीकार पब्लिशर्स ने शाये किया था, और इस पर बिहार उर्दू एकेडमी का माली ताउन शामिल था। इसमें जो अफसाने हैं वो 1998 से पहले के अफसाने हैं, और इसमें मेरा ख्याल है कि करीब 20-22 अफसाने हैं। लेकिन ये जो किताब मेरे हाथ में है, शायद नहीं, ये भी अफसानों का मजमुआ, इनका दूसरा अफसानों का मजमुआ है, और ये किताब पाकिस्तान से छपी है, पाकिस्तान से वर्ल्ड व्यू पब्लिशर ने छापी है, लाहौर से। अभी हाल ही में छपी है, लाहौर 2024 में छपी है। 2024 में किताब छप करके आई है, और ये मुमकिन है कि इंडिया में भी इसकी इशाअत हो जाए। तो ये इसमें जो अफसाने हैं वो उसमें अफसानचे भी हैं, इसमें 5 अफसानचे भी हैं, और इसमें 26 अफसाने हैं और 5 अफसानचे हैं। इसमें कुछ अफसाने पुराने मजमूए से भी शामिल किए गए हैं, और इसकी खास बात है कि इस पर मकसूद दानिश कोलकाता ने एक बहुत ही उम्दा मुकदमा लिखा है, जो उनके लिखने के और उनकी ताबीर का फिक्शन नाक़िद होने का भी इसमें सबूत मिलता है। बहुत शानदार चीजें लिखी हैं, बातें लिखी हैं, और एक
गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज लाहौर पाकिस्तान के एसोसिएट प्रोफेसर हैं जमील अहमद अदील साहब। इन्होंने ये भी बहुत उम्दा एक तहरीर इसके ऊपर लिखी है, नकदी तहरीर नक़्द की हुई। तो ये एक बहुत अच्छी किताब आ गई है सामने, और सीमांचल की तरफ से ये उर्दू को ये एक तोहफा कहना चाहिए। और इसको पढ़ने की किताब है ये। मैंने पढ़ी अभी हाल ही में, ये किताब पढ़ करके ही मैं आया रफ़ी हैदर अंजुम साहब से मिलने के लिए, और इसलिए भी आया कि इनको जो अवार्ड मिलने वाला है, तो अवार्ड जो दिया जा रहा है वो अवार्ड और इनके दरमियान में क्या रिश्ता बनना चाहिए उसके ऊपर भी कुछ बात हो। तो बहुत सारी बातें हो गई हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक दो सवाल और आपसे करना चाहूँगा कि अगर आपको, जैसे मैंने कहा कि मुझे अगर कोई अफसाना बोले कि इंतखाब करने के लिए, तो अगर आपसे कहें कि आप अपने सारे अफसानों में 3 उम्दा अफसाने मुंतखब करके मुझे दें, तो आप कौन से अफसाने देंगे? ऐसे तो तख्लीकार के लिए कहना बहुत मुश्किल है कि उनका कौन सा जो है तख्लीकी तजर्बा ज्यादा अहमियत का हामिल है। लेकिन अगर ऐसा करने को कहा जाए तो शुरू की कहानियों में मुझे ख्वाब कहानी, जिसका जिक्र भी हुआ, ये पसंद है। और एक नए अंदाज की कहानी, छोटी सी मुख्तसर सी कहानी इसमें है। एक गुरेजा शाम, ये नहीं, क्या नाम है, एक सफररंज शाम। एक सफररंज शाम बहुत ही मुख्तसर सी कहानी है, लेकिन उसकी टेक्निक और उसका उसलूब और उसकी पेशकश थोड़ा अलग हटके है, तो वो मुझे पसंद है। बहुत शुक्रिया। और बाद की कहानियों में जिसकी शोहरत भी हुई, लोगों ने काफी सराहा उस कहानी को, शाह मोहम्मद विद फैमिली, इसकी तारीफें बहुत हुई हैं, बहुत मतलब चर्चे में जिसको कहते हैं। इस किताब में एक खत है वो शाहिद जमील साहब का, जी, उसमें वो ये उसका जिक्र किया जी। तो आपकी पसंदीदा कहानियां यही हैं, और उसकी वजह यह है कि वो जो फन है, वो फन किसी का हाथ कभी छोड़ते नहीं है। रफ़ी हैदर अंजुम साहब फन को बहुत मजबूती से पकड़ के रखते हैं, और जब इनकी कहानियां आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें सारी जो असरी जो तकनीक है, उसलूब है निभाने का, किरदारों को की पेशकश का, वो सब मिलेंगे। मैंने आपकी एक कहानी में काफका का जिक्र पढ़ा। आप कहते हैं कि वो आदमी काफका का किरदार नहीं था, जो ताज़ियत की एक रात, जी ताज़ियत की एक रात, जिसमें वो सिगरेट की जरूरत पड़ती है। तो इससे हमें क्या अंदाजा लगता है कि जो तमाम दुनिया भर की कहानियां हैं, फिक्शन है इम्पोर्टेंट, वो इनकी नज़र से गुजरी है, और वो उनसे मुतासिर भी हैं, और उनके बीच से अपनी एक राह निकालने की कोशिश करते हैं। एक आखिरी सवाल ये है, एक आखिरी सवालों में से एक ये है कि आपकी कहानियों में कई जगह हकीकी किरदार हैं। जैसे यहाँ एक शहर है, अररिया शहर में एक किताब की दुकान है, किताब, उसका जिक्र है, या एक मोहल्ला है गाची टोला, उसका जिक्र है, या फिर जलालगढ़ किला का जिक्र है। हकीकी किरदार है। आपको लगता है कि आप अपने शहर को अपनी कहानियों में जीते हैं? जी बिल्कुल। बाज़ जगह खुले तौर पर है, बाज़ जगह अलामती अंदाज में, लेकिन है जी। हाँ, तो अररिया अगर किसी बाद में 50-100 साल के बाद अगर आप अररिया शहर को कहानियों के जरिए अगर समझना चाहें, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि रफ़ी हैदर अंजुम की कहानियां जरूर पढ़ें। और ये कहानियां जो हैं वो किसी भी
कहानियों के मजमूए के बराबर ही रखे जाने के लायक हैं। ऐसा नहीं है कि ये हाशिए पर हैं तो इन्हें कम शोहरत मिली है, ये मुमकिन हो सकता है, लेकिन कहानियां कमजोर नहीं है, कहानियां बहुत जबरदस्त हैं। और जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो मैं जब पढ़ता हूँ इन्हें तो मुझे, जैसा मैंने पहले भी कहा कि उदासी और खुशी, जैसे आपकी जो पहली कहानी है उसका आखिरी जुमला यह है कि बाहर शाम की गहरी तारीकी फैल रही थी और मेरे चेहरे पे जो उदासी खत्म हो रही थी, मुस्कुराहट रही। तो ये जो बारीक सी बात है कि एक तरफ तारीकी है और एक तरफ रोशनी है, तारीकी में रोशनी ढूंढने की जो कोशिश है रफी हैदर अंजुम साहब की, वो बहुत काबिल तारीफ है। और मैं उन्हें आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपको प्रोफेसर तारिक जमीली अवार्ड बराए तख्लीकी अदब दिया जा रहा है आइंदा महीने अक्टूबर में, तो इसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और आपने हमें वक्त दिया, थोड़ी सी गुफ्तगू की हमारे साथ, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।